नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर मिलाप के साथ। तो सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की खूब शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति के साथ ही जम्मू में आप बहुत ज़्यादा धुंध देख सकते हैं। खैर, आप उसका भी आनंद लीजिए। लेकिन चलिए हम आपको सीधा आगे मुद्दे पे लेके आते हैं। आज हमारे साथ प्रमोद कपाही साहब हैं, जो भाजपा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं और जम्मू कश्मीर ले के बीजेपी के भवन निर्माण इंचार्ज हैं, और यहीं पर जम्मू में कारपोरेटर भी हैं। तो आज हमारी जम्मू कश्मीर मिलाप की टीम इनसे बातचीत करना चाहेगी और इनकी जीवनी के बारे में भी जानेंगे, और भाजपा में इन्होंने जो कार्य किया है और भाजपा आगे किस तरीके से बढ़ने वाली है। चुनाव भी तो आने ही वाले हैं। हर एक जो पार्टी के नेता हैं वो इस वक्त काफ़ी तेज़ रफ्तार में अपना कार्य करते हुए दिख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो प्रमोद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप में। सबसे पहले नमस्कार। और जम्मू कश्मीर मिलाप को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आज टाइम निकाला और मेरे साथ रूबरू होने की बात कही। और आज मकर संक्रांति है, नया साल हमारे हिंदू के मुताबिक नया साल भी होता है, इस दिन से शुरू होता है। मैं सबको बधाई भी देता हूं और मैं चाहता हूं आने वाला साल जो है, जो आज से शुरू हो रहा है, सबकी खुशियां भरे और जो महामारी यहाँ चल रही है कोरोना, इससे निजात मिले और जम्मू कश्मीर खासकर शांति के। जनता को क्या कहना चाहेंगे कि नए साल पर कुछ लोगों ने लापरवाही कर दी, पार्टी शार्टी भी हो गई, जैसे आपने मीडिया में देखा होगा, तस्वीरें भी आई होंगी। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लॉकडाउन के बाद भी थोड़ा परहेज नहीं करते? देखिए, एक बात तो ठीक है, 2 साल हमें हो गए कोविड से जूझते हुए। फर्स्ट स्टेज आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड लेयर अब चल रही है। और लोग भी उकता गए हैं कि कब तक इससे चलते रहेंगे। ठीक है, कहीं पार्टी भी ज़रूरी है, शादी ब्याह भी ज़रूरी है, फंक्शन भी ज़रूरी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी है, जीवन है तो सब कुछ है। अगर जीवन नहीं तो ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए हमें लोग भी सोचते हैं परहेज करना ज़रूरी है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सर लोग भी सोचते हैं कि जीवन में एंजॉय नहीं है तो फिर जीवन भी क्या है। बिल्कुल ठीक है, पूरी उम्र एंजॉय करते रहे, लेकिन अब ये महामारी जो आई है, पूछ के तो आई नहीं किसी को। इसका अगर टाइम पे अगर हम नहीं इसका परहेज करेंगे, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क पहन के रखना है। फंक्शन में भी जाते हैं हम तो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहन के रखिए, और कम से कम हाई हाथ जो मिलाने वाला है, शेक हैंड जो करते हैं वो मत करिए। हमारी हिंदू संस्कृति की तरफ जैसे हम नमस्कार करते हैं, आज तो बाहर के देश जो हैं वो भी इसको अपना रहे हैं, वो करिए, नमस्कार करिए, जय हिंद करिए, जय भारत कहिए, सत श्री अकाल कहिए। तो सर, अगर किसी को अपने प्रिय मित्र से या किसी माँ को अपने बच्चे से गले मिलना हो तो नहीं मिल सकते सर आप? देखिए, एक बात भी हमारी परंपरा श्री कृष्ण बिल्कुल है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, अगर घर में फैमिली बैठी है और ठीक है तो उनको गले मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम घर से बाहर जो गया या बाहर से कोई आता है तो ज़रूरी नहीं है अब इस हालात में गले मिलना, कि हम उसको नमस्कार करके भी उसका कर सकते हैं, सत्कार कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है गले मिल से ही होता है, क्योंकि हालात के मुताबिक चलना पड़ेगा हमें। आज गले मिलने से कल हम किसी को बाहर से या फॉरेन से या कहीं दूसरी स्टेट से कोई व्यक्ति आता है, या हमारा रिश्तेदार आता है, या हमारा फ्रेंड दोस्त आता है, तो हम उसको गले मिलने से के साथ साथ उसको कोई ऐसी बीमारी दे देंगे ये कोविड वाली, या खुद ले लेंगे, तो उससे बेहतर है कि हम थोड़ी दूरी बना के रखें। गले मिलने से ज़्यादा प्यार नहीं बढ़ता, नमस्कार करने से ज़्यादा बनता है। हमारी परंपरा नमस्कार से ही शुरू होती है, और मुझे लगता है कि ये परंपरा जो है आज चूके में भी बनाई जा रही है। आज अमेरिका में, कहीं भी किसी भी कंट्री में चलो, वहाँ भी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जो परंपरा आज काम आ रही है और सभी लोग नमस्कार की तरफ जा रहे हैं। चलिए सर, हमारा कार्य है सवाल पूछना, तभी आप अच्छे जनता को जवाब दे पाएंगे और राय दे पाएंगे। सर, अभी जिस तरह से इतनी ठंड भी पड़ रही है, कुछ लोगों के घर तोड़ दिए गए जानीपुर में, वो मसला भी काफ़ी ज़्यादा हवा में उड़ा हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी कोई हमदर्दी है उन लोगों के साथ? देखिए, बिल्कुल हमारी उन लोगों के साथ हमदर्दी है, लेकिन सरकार अपना काम करती है। सरकार को देखना है कौन सी जगह क्या है, कैसी है। ये लोगों ने बहुत ज़्यादा ताना मारा कि रविंदर रैना साहब कहते हैं गुज्जर हमारे भाई हैं, लेकिन हमारे भाइयों को उन्होंने बाहर ठंड में नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुज्जरों को अपना भाई मानती है, अपना उनका अधिकार है हम पर, और वो नेशनलिस्ट हैं, देश की सेवा करते हैं, देश के बॉर्डर पे बैठ के हमारी फ़ौज का पूरा ध्यान रखते हैं, फ़ौज के साथ शाना मशाना चल के काम करते हैं। लेकिन यहाँ तक ज़मीन का मसला है, ये सरकार का मसला है। कहीं इलीगल होगी या कोई ना कोई इसमें नुक्ता होगा, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हुआ है, लेकिन इसकी छानबीन होगी। अगर
गुजरों की वो ज़मीन उनकी होगी तो उनको मिलनी चाहिए। अगर सरकार की ज़मीन है तो उसका एक बैरोमीटर होता है, तरीका होता है, सिस्टम होता है, उस सिस्टम चलाएंगे, उसमें कौन सी बात है, ऐसी कोई तो दिक्कत सर नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, चलिए हर इंसान को खुद मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन सर अगर आप पाएंगे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और शायद उनके पास अगर धनराशि भी ना हो, तो क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिल सकती है उनको फिलहाल सर्दी में? देखिए ऐसा नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है और सरकार मदद भी करती है गरीब आदमी की। आप देख रहे हो जो हमारा अपना हाउसिंग एंड अर्बन की एक हमारी कमेटी है या संस्था है या कॉरपोरेशन है, उसके माध्यम से जिसके पास मकान नहीं है उसको 1.5 लाख से लेकर 6 लाख तक कर्ज मिलता है और बिना इंटरेस्ट के मिलता है। और उसके बाद आवास योजना जो है उसके तहत भी मकान दिए जा रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है और गरीब आदमी, मोदी जी का जो सपना है 2026 तक हर घर, हर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को जो अपना मकान होना चाहिए, उसको लाइट सिस्टम होना चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए, ये जो सपना है इसकी तरफ सरकार जा रही है। और जम्मू कश्मीर के हमारे एलजी भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से लोग अप्लाई करें, उनको मकान भी मिलेगा, उनको पानी भी मिलेगा, उनको बिजली मिलेगा। सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार अपना काम बखूबी निभाएगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। फिर हमें भी एक हाथ बढ़ाना पड़ेगा, हम लोग भी एक हाथ आगे लेके जाएं, सरकार भी अपना हाथ करेगी। और मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि मैं ये कहूँगा कि सरकार पूरी तरीके से, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी जी की क़यादत में, वो वचनबद्ध है कि हर व्यक्ति को उसको छत मिलना चाहिए। प्रमोद जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2022 या 2026 तक सबको घर मिल जाने चाहिए, आप सही कह रहे हैं, घर इंसान के पास होना ही चाहिए। देश की आबादी भी बहुत बड़ी है, घर तक पहले शौचालय तक पहुंचाने में समय लगा, घर तक पहुंचने में भी समय लगेगा। तो सर इतनी बड़ी आबादी का पोषण भी करना है, घर भी देना है, तो क्या कहना है कि कोई आबादी भी रुकनी चाहिए कि नहीं? देखिए कुछ अच्छा पहले काम पहले लाना पहले चाहिए। पहले तो मैं ये आपको सर कहूँगा कि आबादी भी एक देश का बहुत बड़ा बोझ बनती जा रही है, बिल्कुल है, सरकार भी कितना नहीं कर सकती इसके है? ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए, जी क्योंकि अगर इतनी बढ़ेगी तो आपकी बात सही है कि जितनी आबादी बढ़ेगी इतनी भुखमरी भी बढ़ सकती है, इतना रोज़गार चाहिए, इतना एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो एक देश के लिए बहुत मुश्किल। आज मेरे ख्याल हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हमारे देश में, हिंदुस्तान में 140 करोड़ के करीब की आबादी हमारी पहुंच गई है। चीन को तो क्रॉस इसमें कर लेंगे सर हम, है ना? मुझे लगता है आने वाले समय में क्रॉस कर रहे हैं। और इसके लिए आप चीन की हालत देख लो, आज वहाँ किस हाल से लोग रह रहे हैं, क्या है, इतना कुछ होने का, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद चीन के पास आज वो ये कोविड में लड़ने के लिए उनके पास बेड नहीं है, उनके पास हॉस्पिटल नहीं है। हिंदुस्तान में फिर हर चीज़ हम मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन चीन का, मैं कल पेपर देख रहा था टीवी में, वो बंदे को घर से घसीट कर ले जाते हैं, जाके एक लोहे का डिब्बा है उसमें बंद कर देते हैं, बहुत क्रूरता करते हैं और मार मार के वहाँ लेते हैं। और जिस पता चल जाता है इस बंदे को कहीं वायरस है तो उसको ज़बरदस्ती घर से उठा के, महिला और बच्चा भी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। हमारे हिंदुस्तान में तो हम घर में क्वारंटाइन करते हैं, वो घर में होने नहीं देते, उसको वहाँ लेके जाके जैसे वो ट्रेन का डब्बा होता है उस प्रकार वहाँ बंद कर देते हैं, ना वहाँ पानी मिलता है उसको, ना हवा मिलती है। बस वही है, वो वहाँ के लोग करला रहे हैं, चीख रहे हैं अपनी आवाज़, वो हालत है कि इसलिए देश, जब हमारा देश है, एक सक्षम देश है, आत्मनिर्भर की तरफ जा रहा है देश, तो उसके लिए हमें हमारा समाज का भी दायित्व बनता है कि हम देश की सेवा में देश के साथ हाथ बढ़ाएं, ताकि हम भी सुखी रहें, हमारा देश भी बड़े फले। जी सर। तो सर क्या कहना चाहेंगे, अब चुनाव आएंगे कि नहीं आएंगे सर? बिल्कुल चुनाव होंगे जी। चुनाव बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। जैसे ही हमारी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ख़त्म होती है तो ये हदबंदी जो है ये हो जाती है, उसके बाद मुझे तुरंत चुनाव जो हैं वो अनाउंस हो जाएंगे। इसी साल में मुझे लगता है कि चुनाव होंगे। जी सर। तो सर मैं आपकी जीवनी पर आना चाहूँगा। तो सर आप कारपोरेटर हैं, आप क्या पहले कारपोरेटर के इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं? इसमें कितनी बार इलेक्शन में आप आ चुके हैं? देखिए, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट राजौरी में सुंदरबनी नौशहरा के पास एक गांव है, छोटा सा कांगड़ी पलवाल, कांगड़ी का मैं रहने वाला हूँ। मेरी 10वीं तक जो पढ़ाई वहीं हुई है, मेरा जन्म वहीं हुआ। 10वीं करने के बाद वहाँ प्रॉब्लम थी कि हमें अपने गांव से 10 किलोमीटर पैदल चल के सुंदरबनी आना पड़ता था 10th के लिए। तो उसके बाद जब 11th-12th करनी थी तो मुझे जम्मू आना पड़ा। मैं जम्मू रणवीर हाई सेकेंडरी में 12th पास की। और उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन है बीकॉम मैंने की है, वो मैंने कॉमर्स आसपीएम राजपूत कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यहाँ कैनाल रोड पे है, यहाँ की। तो उसके बाद मैंने बिजनेस किया,
राजनीति में मेरा कोई इतना था नहीं, मेरा कोई प्यो दादा कहीं कोई राजनीति में नहीं था। हाँ, मेरे बाप जो थे वो एक सोशलिस्ट थे, इमरजेंसी में उन्होंने जेलें काटी, आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे। तो मैंने भी 1977 में आरएसएस में अपना प्रवेश किया था, तो तब से हम चल रहे हैं। लेकिन मेरा फादर तो राजनीति में कहीं उनका था नहीं। 1996 में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा के संघ में तो थे, हम संघ के स्वयंसेवक थे, लेकिन भाजपा के साथ या किसी भी राजनीति के साथ मेरा इतना लगाव नहीं था एक्टिव पॉलिटिक्स में। 1996 में भाजपा में के साथ जुड़ा और 2002 में मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेट ऑफिस बीरर बना। उसके साथ पहले मैं पब्लिसिटी सेक्रेटरी था, उसके बाद मैं सह कोषाध्यक्ष बन गया, उसके बाद सेक्रेटरी बना, उसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। तो भवन 2012 से जम्मू कश्मीर जितने भाजपा के कार्यालय बन रहे हैं वो सारा इंचार्ज मेरे पास था। जम्मू ऑफिस जो बना है मेरे हाथ से बना है, मेरी देख रेख में बना है। जम्मू कश्मीर और लेह ड्यूटी जितना भी है मैं वो देख रहा हूँ। उसके बाद 2005 में कॉरपोरेशन की इलेक्शन, पहली बार कॉरपोरेशन 2002 में कॉरपोरेशन बनी और 2005 में इलेक्शन हुई। तो 2005 में हमारे वाली सीट जो रिजर्व हो गई थी, मेरी मैडम वहाँ से इलेक्शन लड़ी, हम जीते थे। तो 2018 में 19 में जब दोबारा इलेक्शन आई है तो ओपन हो गई हमारी सीट, तो मैंने इलेक्शन लड़ी। तो आज भारी वोटों से मैंने जितना वोट टोटल पोल हुआ 50% ऑफ द टोटल वोट मैंने अकेले ने लिया है और 50% जो बाकी वोट था वो 6 कैंडिडेट थे उन्होंने लिया। तो भारी जीत से हम आए, बहुत ज़्यादा। और पार्टी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं भाजपा की तरफ से जो हमारे कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन में चीफ विप हूँ। मतलब जितने भी हमारे 45 कॉरपोरेटर हैं उनका हेड मैं हूँ और अच्छी कॉरपोरेशन हम चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, भाजपा का काम हम कर रहे हैं। सीनियर लीडर होने के नाते मुझे जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ड्यूटी लगती है हम अपनी बखूबी से निभाते हैं। तो आने वाले समय में भी संगठन जो हमें कहेगा वही करेंगे। संगठन के सर आखिरी सवाल पूछूंगा, जिस तरह से मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर एनएचएम वर्कर्स स्ट्राइक पर बैठे हैं, मैं उनका पक्ष सुनने गया था, तो उनका ये कहना था कि आज नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जे.एंड.के में, अगर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती तो शायद हमारी कुछ सुनवाई हो जाती और हमें इंसाफ मिलने में इतनी देरी ना लगती। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट में आम आदमी की बात आसानी से पहुँचती है। ब्यूरोक्रेट जो हैं वो सुनने में घिचकिचाते हैं, बात नहीं करते, सामने नहीं आते हैं, मिलने नहीं आते हैं, ये दिक्कत तो है। लेकिन ये है कि वो लोग जब लगे थे तब कोई ना कोई उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था। किस सरकार ने किया था, उस सरकार ने अगर कोई एग्रीमेंट किया तो उस एग्रीमेंट था कि इनको करना चाहिए था। तो आज मैं ये दावे से कहता हूँ कल हमारी अगर सरकार बनती है, जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी, तो हम इनका मसला हल करेंगे, इनको ऐसे नहीं बैठने देंगे। चलिए सर, जम्मू कश्मीर मिलाप से बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे भी समय दिया रूबरू होने का, आपके साथ भी और लोगों के साथ भी। मैं पुनः अपनी तरफ से आपकी इस जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे जम्मू वासियों का, पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ और मुबारक देता हूँ कि मकर संक्रांति की और आने वाला, मैं कहता हूँ ये साल है जो मकर संक्रांति के बाद नया साल शुरू होता है, जो आने वाला साल है वो सबके लिए खुशियाँ भरा आए। मिलिटेंसी से हमें निजात मिले, इस बीमारी से हमें निजात मिलते, और हम जम्मू कश्मीर और ड्यूटी के और लद्दाख की ड्यूटी के सभी लोग जो हैं वो अपना भाईचारा बना के रखें और शांति से रहें। जय हिंद, जय भारत। चलिए दर्शकों, ये थे हमारे साथ प्रमोद कपाही साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, साफ कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनकी जीवनी भी हमने जानी। जब ये चुनाव में उतरे तो जीत इन्होंने हासिल की, जनता का इनको आशीर्वाद मिला। वहीं हमने जो जानीपुर में इंसिडेंट हुआ है उस पर भी राय जानी, और जो एनएचएम वर्कर्स की जो हड़ताल चल रही है, इनका भी ये कहना है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। और अब तो जम्मू कश्मीर के कोने कोने से और हर व्यक्ति के मुंह से आवाज़ निकल रही है कि जल्द से जल्द चुनाव हों और एक लोगों की लोकप्रिय सरकार बन जाए, जो लोगों के काम करे, फैसले करे, जो लोगों के काम अटके हुए हैं, जो सुनवाइयां नहीं हो रही हैं वो होएं। बाकी जो मीडिया है और जम्मू कश्मीर मिलाप है वो समय समय पर लोगों की आवाज़ उठाता रहेगा और सरकार का और जो उनके लोकप्रिय नेता हैं उनका भी पक्ष रखता रहेगा। तो सर से भी मैं कहूँगा उनका बेहद शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप जुड़े रहिए जम्मू कश्मीर मिलाप के साथ। कैमरामैन सुमित जी के साथ विनोद सिंह सैनी। जय हिंद, जय भारत।